अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अन्य राज्यों और क्षेत्रों की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करती है, जिन्होंने दशकों से हैदराबाद में स्थायी निवास स्थापित किया है, और राज्य सरकार के प्रयास जीवन के तरीके को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हैदराबाद का जो विभिन्न समुदायों के साथ गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक बना हुआ है, सीएम केसीआर ने कन्नाडिकों के लिए हैदराबाद में साहित्य वेदिका को पुनर्स्थापित करने का फैसला किया है। हैदराबाद के साथ साथ पूरे राज्य में कर्नाटक के लोग रहते हैं। सीएम केसीआर ने यह फैसला आमेरपेटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश विजापति की सलाह पर लिया। काचीगुड़ा हैदराबाद में कर्नाटक साहित्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सीएम केसीआर द्वारा 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। सीएम केसीआर ने स्थानीय विधायक और अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम ने विधायक को सुझाव दिया है कि सभागार को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ समुदाय की जरूरतों के लिए भी किया जा सके। जबकि उनकी शिकायत के अनुसार विधायक कालेरू वेंकटेश ने प्रगति भवन में एक साथ 5 करोड़ रुपए मंजूर के लिए सीएम केसीआर का आभार जताया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की है कि वह उसे भेजे गए बिलों को मंजूरी नहीं दे रही है। उन्होंने एक ट्वीट में मुख्य सचिव शांति कुमारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजभवन दिल्ली से ज्यादा करीब है। सीएस के रूप में पदभार संभालने के बाद आपको आधिकारिक रूप से राजभवन जाने का समय नहीं मिला। कोई प्रोटोकॉल नहीं, शिष्टाचार भेंट के लिए भी कोई शिष्टाचार नहीं। मैत्रीपूर्ण आधिकारिक दौरे और बातचीत अधिक सहायक होती, जिसका आप इरादा भी नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को 10 प्रमुख विधायकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की, जो उनके पास 6 महीने से अधिक समय से लंबित है। याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। तेलंगाना की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका दायर की, जहाँ राज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। चूंकि इनमें से कुछ बिल राजभवन में लंबित है और राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है, राज्य सरकार ने बिलों की मंजूरी पर राज्यपाल को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने छावनी बीआरएस कार्यकर्ताओं से छावनी चुनाव में भाजपा को हराने का आह्वान किया। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस तरह से काम कर रही है जिससे देश के लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। मंत्री तलसानी ने बीआरएस के मनोनीत अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से बड़ी गैस की कीमतों में तत्काल कमी को मांग लेकर छावनी जुबली बस स्टॉप चौराहे पर धरना दिया। उन्होंने गांधी की प्रतिमा के सामने वंटा वरपू कार्यक्रम के साथ विरोध जताया। सत्ता में आने से पहले मोदी गैस और आवश्यक कीमतों को लेकर लोगों के बीच और लोगों के पास जाते थे, और जब वह अब सत्ता में है तो वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने गांधी की प्रतिमा के सामने वंटा वरपू कार्यक्रम के साथ विरोध जताया। सत्ता में आने से पहले मोदी गैस और आवश्यक कीमतों को लेकर लोगों के पास जाते थे, और जब अब वहां सत्ता में है तो वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र गैस और आवश्यक वस्तुओं में बढ़ोतरी कर गरीब लोगों को परेशानी में डाल रही है। गैस कीमतों के मामलों में बिना सब्सिडी दिए दाम बढ़ाना उचित नहीं है। देश भर की जनता मोदी सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले को तुरंत वापस ले, यदि नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वे दिन निकट है जब लोग और महिलाएं भाजपा को सबक सिखाएंगे। भारत के सबसे बड़े कृषि शो किसान का उद्घाटन कृषि मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद में किया। मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि यह पहली बार है जब हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने पर एग्री एक्सपो आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि कृषि में विभिन्न प्रकार की मशीनों और नवीन नवाचारों को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इस शो में देश भर में 150 से अधिक प्रदर्शक और 30,000 से अधिक अंगतुंग भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि शो 5 मार्च को खत्म होगा। भारत के सबसे बड़े कृषि शो किसान का उद्घाटन कृषि मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद में किया। मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि यह पहली बार है जब हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने पर एग्री एक्सपो आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि कृषि में विभिन्न प्रकार की मशीनों और नवीन नवाचारों को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इस शो में देश भर में 150 से अधिक प्रदर्शक और 30,000 से अधिक अंगतुंग भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि शो 5 मार्च को खत्म होगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांसद संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में भाग लेने का आह्वान किया। इस हद तक विधायक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने सभी महिलाओं से भाग लेने और पौधे लगाने का अनुरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांसद संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में भाग लेने का आह्वान किया। इस हद तक विधायक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने सभी महिलाओं से भाग लेने और पौधे लगाने का अनुरोध किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार ने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे ऐसे व्यक्ति जो अपनी मां की हत्या कर उनकी ही बाद में महिमा मंडन कर रहे हो। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर ने अपने जीवन काल में जयशंकर सर और कोंडा लक्ष्मण बापूजी का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अंबेडकर के संविधान और गांधी जी के ग्राम स्वराज को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार ने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर पर सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे ऐसे व्यक्ति जो अपनी मां की हत्या कर उनकी ही बाद में महिमा मंडन कर रहे हो। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर ने अपने जीवन काल में जयशंकर सर और कोंडा लक्ष्मण बापूजी का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अंबेडकर के संविधान और गांधी जी के ग्राम स्वराज को कमजोर कर रहे हैं। गैस मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार के रुख के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उप्पल रिंग रोड पर धरना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंककर सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। उप्पल निर्वाचन क्षेत्र ए ब्लॉक अध्यक्ष मंडा मुला परमेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में बंडी संजय में महिलाओं और युवाओं के उप्पल रिंग रोड पर वंटा वरपू कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने केवल 412 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया था। परमेश्वरी रेड्डी ने कहा है कि 2023 में एक सिलेंडर की कीमत 1150 रुपए हो जाने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को सफलता दिखाएंगे और उन्होंने सफलता दिलाई है। परमेश्वरी रेड्डी ने कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में तब तक संघर्ष करेंगे जब तक बढ़े हुए गैस के दाम कम नहीं हो जाते। मोदी सरकार ने तेलंगाना को एक और तोहफा दिया है। बेगमपेट हवाई अड्डे पर 400 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र भारत में पहले ग्रह 5 मानकों के साथ बनाया जाएगा। एशिया में नवीनतम तकनीक के साथ तेजी से काम चल रहा है। इस साल जुलाई से शोध शुरू करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो पिछले 8.5 वर्षों से लगातार कई क्षेत्रों में तेलंगाना राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। तेलंगाना में उच्चतम मानकों वाला एक और शोध संस्थान स्थापित करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO जो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मानकों का मार्ग प्रशस्त करता है। केंद्र सरकार द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डे पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमति लागत से स्थापित किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि धरनी पोर्टल से किसानों को परेशान हो रही है। धरनी उन्होंने कहा है कि वे पोर्टल पर किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी नहीं होने के कारण वे बैंकों के सामने डिफॉल्टर हो गए हैं। गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि धरनी पोर्टल से किसानों को परेशान हो रही है। धरनी उन्होंने कहा है कि वे पोर्टल पर किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी नहीं होने के कारण वे बैंकों के सामने डिफॉल्टर हो गए हैं। गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने मंचिरियाल जिला सरकारी अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे दंडेपल्ली के किसानों और कांग्रेस नेताओं को नींबू का रस पिलाया। भट्टी ने कहा है कि पूर्व एमएलसी प्रेम सागर राव दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी को 30,000 एकड़ खेती करने के लिए राजी करके गुंडम उद्यान योजना लेकर आए। भट्टी विक्रमाकर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में बीआरएस के सत्ता में आने के बाद जो केवल पानी के लिए लाया गया था, मोटरें मरम्मत के लिए आई और किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा है कि 2 मोटरों से लिफ्ट के माध्यम से 3 टीएमसी पानी पंप कर सिंचाई करनी थी, लेकिन मोटरों की पंपिंग क्षमता के अनुरूप पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन के कार्यों की गुणवत्ता खराब होने के कारण मोटरों की मरम्मत में खर्च होने के कारण किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि वह राज्य सरकार से नहर 30 और 40 नहरों के माध्यम से 30,000 एकड़ में सिंचाई करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर लिया है तेलंगाना में बीजेपी की जीत होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के नेताओं को अगले चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर निर्देश दिए हैं। सुझाव है 119 विधानसभा क्षेत्रों में बैठने की बजाय अंतिम बैठक के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। समावेशन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। नुक्कड़ सभा की सफलता पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनका फोकस तेलंगाना पर रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह ने पार्टी के संगठनात्मक मामलों के महासचिव बीएल संतोष के साथ पार्टी की राज्य कोर कमेटी के नेताओं से चर्चा की है। तेलंगाना राज्य के भाजपा को जिताने के लिए सभी नेता मिलकर काम करें, उन्होंने निर्देश दिया। पुराने और नए में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने तेलंगाना के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई मतभेद है तो आपस में बात करके सुलझा ले। उन्होंने राज्य में मौजूदा समस्याओं और उन पर आगे बढ़ने की योजना पर एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि पार्टी में शामिल होने की गति धीमी है। कहा गया है पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, और यदि कमजोर उम्मीदवार है तो मजबूत लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अभी 7 महीने का समय है और ये माना जाता है कि अमित शाह ने कहा है कि वह अब से अक्सर तेलंगाना का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है मौका मिलने पर वह हर 15 दिन में आएंगे और कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वह कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी पहली प्राथमिकता तेलंगाना है। जनता के बीच जाने और बीआरएस सरकार की विफलताओं के बारे में बात फैलाने का सुझाव दिया गया है। पता चला है शाह ने सुझाव दिया है 119 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभाएं आयोजित की जानी चाहिए और प्रत्येक संयुक्त जिले में एक बड़ी खुली सभा आयोजित की जानी चाहिए। अंत में यह कहा गया है कि एक विशाल जनसभा आयोजित की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा वो इस महीने की 12 तारीख को हैदराबाद आएंगे। वो वहां फिर मिलेंगे। मालूम हो कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने और उनकी योजना बनाने के मामले में बीजेपी पार्टी अध्यक्ष को आजादी दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा केंद्रीय नेतृत्व ने नुक्कड़ सभाओं की सफलताओं पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम बीआरएस ने भ्रष्ट शासन के खिलाफ आंदोलन को इस तरह से आगे ले जाने का सुझाव दिया है जो इसे लोगों तक ले जाए। संजय ने स्पष्ट किया है कि वह तेलंगाना में उसी तरह जीतेंगे जैसे वह राज्य में पूर्व में 2 सांसद सीटों के साथ सत्ता में आए थे। संजय ने कहा भाजपा कोर कमेटी की बैठक में दिल्ली शराब मामले पर चर्चा नहीं हुई। कानून अपना काम कर रहा है और दिल्ली की शराब नीति में बेटी कविता की भूमिका पर मुख्यमंत्री केसीआर से जवाब मांगा गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बंडी संजय ने सवाल किया केसीआर ने चार्जशीट में कविता के नाम के बारे में क्यों नहीं बोला है।
छावनी विधायक सायना के निधन से खाली हुए पद के लिए संघर्ष जारी है। एक सहानुभूति के कोण पर, दूसरे के अनुभव के कोण पर, दूसरे की पुरानी परिचितों की गिनती होगी, एक और की वर्चस्व के आशीर्वाद है। इस तरह चारों का मुकाबला होता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, छावनी के लिए उपचुनाव हुआ तो उन चारों में किसे टिकट मिलेगा, देखिए कहानी। छावनी उपचुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। दिवंगत सायना के निधन से छावनी के लिए उपचुनाव होगा या नहीं, यह अब दिलचस्प हो गया है। छावनी के लिए 4 उम्मीदवार विशेष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें सायना की बेटी लासिया नंदिता, बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता गज्जीला नागेश, टीएसएमटीसी के अध्यक्ष कृष्णा गणेश शामिल हैं, जो वर्ष 2018 में भाजपा से चुनाव लड़े थे और सायना के नेतृत्व में हार गए थे। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ने और हारने के बाद केटीआर की उपस्थिति में गणेश बीआरएस हार गए। वे छावनी क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों के बीच अपना प्रभाव जमा रहे हैं। उन्होंने प्रचार की शुरुआत भी इस विश्वास के साथ की थी, इस बार टिकट उन्हें ही मिलेगा। गणेश का दृढ़ विश्वास है। वरिष्ठ नेता पूर्व में भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ने के अनुभव पर विचार करेंगे। छावनी बोर्ड को पहले ही सूचना मिल चुकी है। कई बोर्ड का चुनाव लड़ने को बेताब है। वहीं छावनी से 5 बार चुनाव लड़ने वाले मौजूदा विधायक सायना के निधन के कारण निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली हो गई थी। इसी के चलते कई नेता यहां से भी विधानसभा जाने का रुख कर रहे हैं। पार्टी नेताओं के आशीर्वाद से उनका कहना है, मौका मिला तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन चारों में से एक अलग रणनीति के साथ काम कर रहा है। कुछ लोग समाज सेवा के कार्यक्रमों पर कदम उठा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है अगर वे लोगों के बीच सत्ता हासिल करते हैं तो कुछ लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक तरीके से कदम उठा रहे हैं और लोगों के बीच ताकत हासिल कर रहे हैं। छावनी निर्वाचन क्षेत्र और लोगों के बीच ताकत हासिल कर रहे हैं। छावनी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार केसीआर के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। इन 4 लोगों में खासकर गणेश लगातार छावनी क्षेत्र में किसी न किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 2018 में भाजपा से चुनाव लड़कर कड़ी टक्कर देने वाले गणेश तीसरे स्थान पर रहे। तब से गणेश मंजुमला रेड्डी और केटीआर के साथ है, जो बड़ों की नजर में है। पूर्णकालिक राजनीतिक उम्मीदवार बन गए हैं और छावनी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। लोगों के करीब आने के लिए उन्होंने गणेश देव संस्था की स्थापना की और गरीबों और वंचितों तक पहुंचे हैं। इस प्रकार छावनी माफी प्राप्त की जा रही है। चुनाव नजदीक आने पर पार्टी नेताओं की नजरों में अपनी ताकत साबित करने के लिए गणेश लगातार महिलाओं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार की मशीन उपलब्ध कराकर उनके जीवन में उजाला लाया जा रहा है। गरीबों की झुग्गियों में साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री गणेश फाउंडेशन के माध्यम से गरीब क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। गर्मी के मौसम में छावनी क्षेत्रों में लोगों की प्यास बुझाने के लिए कूलिंग सेंटर बनाए जाते हैं। त्योहारों और उत्सवों के दौरान जाति और धर्म के आधार पर मंगल प्रतियोगिताएं और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही अन्नदान कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को दिल जीत रहे हैं। मुसीबत में पड़े गरीब भी पूछे तो पूर्व में यहां से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने का अनुभव होने के कारण गणेश इस बार रोज पार्टी से निश्चित सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2014 के चुनाव में बीआरएस से चुनाव लड़ने वाले गज्जीला को सायना ने हराया था। भले उन्होंने वर्ष 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वह ज्यादा ताकत साबित नहीं कर सके। वहीं दूसरी ओर इसी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नेता मन्नी कृष्णांग की भी इस सीट पर नजर है। टीएसएमडीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने बीआरएस के सोशल मीडिया कार्य का बारीकी से पालन किया और नेतृत्व के करीब आए। वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी से टिकट की उम्मीद के बाद मन्नी कृष्णांग को निराशा हुई और उन्हें उम्मीद है टिकट बीआरएस से आएगा। सायना की बेटी लासिया नंदिता सायना के निधन से खाली हुई छावनी
विधानसभा जाने के लिए कदम उठा रही है। वह लासिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास इस विश्वास के साथ आ रही है कि सीएम केसीआर उसके परिवार को उसके प्रति सहानुभूति के साथ टिकट देंगे। लासिया नंदिता एक साथ आने की उम्मीद कर रही है। वहीं मंत्री हरीश राव के करीबी माने जाने वाले एरोला श्रीनिवास भी कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का आशीर्वाद उन पर है, जो छावनी का टिकट उनका है। उनके अनुयायियों का विश्वास के साथ कहना है, गणेश देना चाहेगा तो सबसे आगे रहेगा। ऐसा लगता है अगर कार पार्टी से सीट सुरक्षित नहीं होती है तो गणेश भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। तकनीकी तौर पर अगर जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है तो विधानसभा कार्यालय चुनाव आयोग को लिखता है कि उनका निर्वाचन क्षेत्र खाली है। उसी के तहत इसी चुनाव पर फैसला लिए जाने की संभावना है। वास्तव में छावनी के मामले में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में चुनाव महज 10 दिन दूर है। ऐसे में चर्चा है कि क्या छावनी क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, और ऐसे में यदि छावनी उपचुनाव हो जाता है तो टिकट कैसे मिलेगा, विधानसभा में कौन जाएगा, यह देखना बाकी है। वैसे भी कितने भी कैलकुलेशन कर ले, भले लोगों को पता न हो उनकी उम्मीदें क्या है। असल बात तो यह है ईसी क्या सोचता है।